देखिएगा, मौर्य काल आज हम लोग का टॉपिक है। और मौर्य काल पे चर्चा करने से पहले थोड़ी सी हम ध्यान आकृष्ट करेंगे मगध के उदय की ओर। ठीक, मगध साम्राज्य, मगध राजवंश पर किन किन शासकों ने शासन किया, शासन का क्रम क्या रहा, इन सभी बिंदुओं पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखेंगे कि राजवंश का क्रम, राजवंश का जो क्रम रहा वह क्रम क्या है। मगध पर जिन लोगों ने शासन करी, शासन के दौरान सबसे पहले शासक कौन हुए, फिर हम मौर्य तक जब पहुंचते हैं तो मौर्य तक आते आते इनसे मौर्य से पहले कितने लोगों ने शासन करी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बृहद्रथ। सबसे पहले देखते हैं बृहद्रथ। बृहद्रथ राजवंश और बृहद्रथ जो वंश था, बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ के बाद हम देखते हैं हर्यक, हर्यक वंश, हर्यक के बाद आपका नाग वंश या शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद नंद को देखते हैं। और नंद वंश के पश्चात हम जिनकी चर्चा करने वाले हैं वो है आपको मौर्य, मौर्य वंश। कौन है? मौर्य वंश। और यहां से कालक्रम से आपको 1 नंबर का प्रश्न होता है, याद रखिएगा। ये कालक्रम से 1 नंबर का टैली वाला प्रश्न होता ही होता है। तो मौर्य और मौर्य वंश की स्थापना किसने करी, इन पे करेंगे चर्चा। बृहद्रथ वंश की स्थापना करी थी बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ। हर्यक वंश की स्थापना करने वाले 2 व्यक्ति, एक ने नींव रखी, एक वास्तविक संस्थापक कहलाए। तो पहला होगा भट्टिया, भट्टिया, और दूसरा होगा बिंबिसार, बिंबिसार। और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने। शिशुनाग। और नंद वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था महापद्मनंद, महापद्मनंद। ये कलाशोक के दरबार में नाई का काम करता था। उस समय इसका नाम उग्रसेन था, लेकिन यूनानी इतिहासकार कार्टियस कहते हैं कि यही उग्रसेन महापद्मनंद के नाम से नंद वंश की स्थापना करी थी। उग्रसेन या अग्रसेन, अग्रसेन। अब बात आती है नंद वंश के अंतिम शासक की। तो अंतिम शासक का नाम था घनानंद। घनानंद तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य विष्णुगुप्त को अपने दरबार में अपमानित किया। अपमानित करने के पश्चात विष्णुगुप्त ने यह प्रण कर लिया कि जब तक मैं नंद वंश की शासन सत्ता को मगध साम्राज्य से उखाड़ फेंकूंगा नहीं, तब तक अपनी शिखा में गांठ नहीं लगाऊंगा। वहां से वापस होते हैं राजमहल से, राजमहल से जब वापस होते हैं तो रास्ते में राज किरण खेल रहे एक बालक को देखते हैं, जिस बालक का नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। उसे 1000 कसार्पण में खरीद लेते हैं, अपने साथ लाते हैं और युद्ध विद्या सिखाते हैं, अर्थात उसका स्वयं का गुरु बन जाते हैं। युद्ध में निपुण करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद के विरुद्ध अभियान चलवाते हैं, युद्ध कराते हैं, और युद्ध में घनानंद पराजित होता है और मगध से नंद वंश की जो शासन सत्ता थी वो शासन सत्ता समाप्त हो जाती है। और समाप्त करने के पश्चात इसी मगध पर होता है मौर्य वंश की स्थापना। स्थापना होता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि जो मौर्य थे वह पिपली वन के
पिपली वन, जो आप अंगुत्तर निकाय पढ़े होंगे। अंगुत्तर निकाय में मैंने आपको बताया है कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद, कितने? 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्य, एवं 10 गणराज्यों का उल्लेख किया गया है। और इसी 10 गणराज्यों में एक गणराज्य था पिपली गणराज्य, पिपली वन गणराज्य था। और पिपली गणराज्य के ही मौर्य हुआ करते थे। कौन? मौर्य कहां से आए? पिपली वन गणराज्य से। एक और ऐतिहासिक बात है कि घनानंद के दरबार में, नंदों के दरबार में एक दासी हुआ करती थी, जिसका नाम था मुर्रा, जिसका नाम था मुर्रा। और इसी मुर्रा से उत्पन्न हुए मौर्य। तो मौर्यों की कहानी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या मौर्य के बारे में जो इतिहासकार है वो स्पष्ट कहीं ऐसा नहीं उल्लेखित करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि पिपली वन जो गणराज्य था वो पिपली वन गणराज्य से मौर्य आए। दूसरी, एक घनानंद के दरबार में जो दासी हुआ करती थी मुर्रा, मुर्रा से उत्पन्न हुए मौर्य। क्लियर? आगे चलिए। मौर्य काल, घनानंद के दरबार में, घनानंद के दरबार में अर्थशास्त्र के लेखक, घनानंद के दरबार में अर्थशास्त्र के लेखक तक्षशिला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य विष्णुगुप्त अपमानित हुए। इसके पश्चात उन्होंने अपमानित हुए। इसके पश्चात उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जब तक मगध साम्राज्य से, जब तक मगध से नंद वंश की शासन सत्ता को मिटा नहीं देता तब तक अपनी शिखा में गांठ नहीं लगाऊंगा। नेक्स्ट, लिखेंगे विष्णुगुप्त रास्ते में एक बालक को देखा। वह बालक राजकिलम खेल खेल रहा था। राजकिलम खेल रहा था।
इस बालक को 1000 कसार्पण में खरीदा। 1000 कसार्पण में खरीदा। 1000 कसार्पण में खरीदा और इसे प्रशिक्षित किया। इस बालक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। इस बालक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद के विरुद्ध युद्ध किया और उसे पराजित किया मगध पर नंद आपको मौर्य वंश की मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया। क्लियर? अब याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतिहासकार ज्यादा कुछ नहीं बताते हैं। कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिस जानकारियों के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि जब हम अंगुत्तर निकाय की चर्चा करते हैं किए हुए हैं तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद 10 गणराज्यों का उल्लेख है। उसी 10 गणराज्य में एक गणराज्य हुआ करता था पिपली वन, और इसी पिपली वन गणराज्य के मौर्य हुआ करते थे। दूसरे शब्दों में घनानंद के दरबार में, नंदों के दरबार में एक दासी हुआ करती थी मुर्रा। इसी मुर्रा से उत्पन्न हुए मौर्य। कौन? मौर्य। आगे लिखेंगे अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्यों का उल्लेख किया गया है एवं 10 गणराज्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, इसी 10 गणराज्य में पिपली वन एक गणराज्य था। पिपली वन एक गणराज्य था जहां के मौर्य थे। इतिहासकार मानते हैं इसी पिपली वन के मौर्य में एक व्यक्ति था जो आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य हुआ।
नेक्स्ट, कई इतिहासकार मानते हैं कि घनानंद के दरबार में एक दासी रहती थी। घनानंद के दरबार में एक दासी रहती थी जिनका नाम मुर्रा था। जिनका नाम मुर्रा था। इन्हीं से मौर्य उत्पन्न हुए। इन्हीं से मौर्य उत्पन्न हुए। आगे मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। मौर्य वंश की स्थापना लिखिएगा मगध पर लिखिएगा नहीं सुना। मौर्य वंश की स्थापना मगध पर 322 से 185 तक मौर्यों का शासन रहता है और ये मगध पर सबसे लंबा शासन रहता है। मगध पर सबसे लंबा शासन रहता है। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के अगले वंशज होते हैं बिंदुसार। बिंदुसार के होते हैं अशोक। ऐसे मौर्यों की जो शासन होती है जो अशोक के शासन काल में, जब सम्राट अशोका बनते हैं, अशोका के शासन काल में ये मौर्यों की जो शक्ति थी, यह शक्ति बहुत व्यापक हुई थी। अर्थात सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाने लगे थे, जिनकी विजय पताका काबुल, कंधार, मकरान, हेरात से लेकर के अर्थात पश्चिम से लेकर पूरब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक संपूर्ण भारत वर्ष पर मौर्यों का शासन था। लिखेंगे मौर्य काल। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक की चर्चा करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया और मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली। क्या किया हो? घनानंद को मार डाला। क्या किया? मार डाला। नहीं, चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा कि हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो साहित्यिक जानकारी की यदि चर्चा करते हैं, साहित्य से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो साहित्य की बात करते हैं तो चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया पुस्तक, और पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या? अर्थशास्त्र। हमें अर्थशास्त्र से जो जानकारी प्राप्त होती है, अर्थशास्त्र
दूसरी पुस्तक की यदि बात करते हैं साहित्यिक दृष्टिकोण से, तो पुस्तक होता है आपको मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका वस्तुतः यह देखा गया है, मेगास्थनीज जब भारत की यात्रा पर था तो मेगास्थनीज को भारत में दास व्यवस्था दिखी ही नहीं। कहने का मतलब कि उस समय मौर्यों की शासन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया था, मौर्यों की शासन काल में शूद्रों की स्थिति इतनी सुदृढ़ थी, इतनी मजबूत थी कि मेगास्थनीज को दास व्यवस्था नजर नहीं आया। कहने का मतलब कि जो हम वैदिक काल पढ़े थे, ऋग्वैदिक काल में जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, शूद्रों की जो स्थिति थी वह बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच चुकी थी। और निम्न स्तर पर पहुंचने के कारण कि ऊपर के जो 3 वर्ण थे वह तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य शूद्र करते थे। जो आपको मौर्य काल आते आते यह स्थिति बिल्कुल बदल गई थी। और ऐसा कहा जाता है पहली बार, दूसरी बात नहीं है, पहली बार अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य शूद्र बताया है। क्या बताया जी? शूद्र। क्लियर? तो पहली बार कहा गया है कि शूद्रों की स्थिति बड़ी सुदृढ़ थी, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। लेकिन याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र में कहीं भी चंद्रगुप्त मौर्य नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। उल्लेख किया गया है सम्राट शब्द का। इसका सम्राट शब्द का लिखेंगे। देखिएगा जानकारी स्रोत साहित्यिक, यहां हेडिंग होगा जानकारी कहां से प्राप्त होती है, स्रोत, और देखिएगा साहित्यिक। ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब याद, पहले नंबर की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यदि है तो इसके रचनाकार रचना विष्णुगुप्त। अब देखिएगा इस विष्णुगुप्त के नाम में क्या है स्थिति कि आप लोगों ने देखा था विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, लेकिन 2 नाम का मैंने और रिसर्च कर दिया। क्लियर? तो लिखेंगे रचना विष्णुगुप्त। वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। देखिएगा, सुन लीजिए पहले, वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, अन्य नाम आगे बढ़ते गया। क्या हुआ देखेंगे, चाणक्य, कौटिल्य, द्विज सर्व, आ जाए। कितने नाम हुए? 5 नाम हुए। अब यहां देखिए चाणक्य क्यों नाम पड़ा? वह चाणक्य ब्राह्मण गोत्र से था। यह चाणक्य ब्राह्मण थे। क्या थे? चाणक्य ब्राह्मण। कौटिल्य इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वह कूटनीतिज्ञ थे। द्विज हर्ष, जिसके समान दूसरा नहीं, आ जाए।
कभी पराजय होने वाला। 5 नाम। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की भाषा क्या थी? भाषा लिखेंगे, भाषा। भाषा भाषा में तो सुन लीजिएगा, भाषा में संस्कृत, लेकिन ऐसे लिखेंगे अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। शैली की यदि बात करते हैं, किस शैली में लिखा गया? ठीक, मौखिक संस्कृत की बाहरी संस्कृत। याद रखिएगा कि शैली की बात करते हैं, शैली गद्य प्लस पद, गद्य प्लस पद। और आप जानते हैं कि गद्य और पद में लिखी गई जो बातें हैं वो चंपू कहलाता है, चंपू काव्य कहलाता है, इसीलिए चंपू। विषय भारतीय राजनीति पर लिखा गया कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रथम ग्रंथ है। क्लियर? नेक्स्ट, जानकारी की यदि बात करते हैं तो संपूर्ण मौर्यकालीन प्रशासन किस चीज की जानकारी देता है? सुनिएगा, अर्थशास्त्र हमें जानकारी देता है वो संपूर्ण मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी देता है। क्लियर? दूसरी बात, मौर्यकालीन अर्थशास्त्र की जानकारी देता है, मौर्यकालीन कला एवं संस्कृति की जानकारी देता है। इन सबकी जानकारी हमें प्राप्त होती है तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। लिखेंगे संपूर्ण मौर्यकालीन प्रशासन। लिखेगा प्रशासन, संपूर्ण मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थशास्त्र, कला एवं संस्कृति, समाज, मौर्यकालीन समाज की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। क्लियर? अब देखिएगा कि इसकी तुलना की बात करते हैं तो तुलना किसके साथ की जाती है? तुलना मैकियावेली का एक पुस्तक है द प्रिंस, और अरस्तू का पुस्तक है, अरस्तू की पुस्तक द पॉलिटी के साथ अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। और इसलिए
भारत का मैकियावेली कहा जाता है विष्णुगुप्त, चाणक्य या आपको कौटिल्य को, और इसे विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य के साथ आज लेते हैं विदा। होंगे नेक्स्ट क्लास में उपस्थित। जय हिंद, जय भारत।